नमस्कार, बहुत स्वागत आपका आदि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज है 5वें चरण का रण। उत्तर प्रदेश की 14 सीटों पर हो रहा है मतदान और इसी बीच कौशाम्बी से आपको खबर बता देते हैं। आपको बता दें, यहां ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार कर दिया है। रोड नहीं तो वोट नहीं का नारा लगाया जा रहा है ग्रामीणों की तरफ से। पोस्टर लगाकर ग्रामीणों ने बहिष्कार किया है। बूथ क्रमांक 315 जहां पर मतदान नहीं हो रहा है, 315 पर बूथ क्रमांक 315 पर मतदान करने से ग्रामीणों ने इनकार कर दिया है। कुछ दिन पहले प्रचार के दौरान इन्होंने बहिष्कार किया था। सर ये है कि जो मेरी प्रतिक्रिया है, मैं आज 3 साल से प्रधान हूँ, तो मैं यहाँ पे एक 3 पुलिया पड़ता है जिसको अंग्रेजों के ज़माने में हमारे गांव को नीचा दिखाने के लिए इसमें गंदा नारा लिख दिया था, जिसको सांसद जी के माध्यम से जीएम से डीआरएम सब इंजीनियर आके इसका सर्वे कर गए और लोगों ने कहा कि आज तक हम आपको बूथ जिताते चले आ रहे हैं, कोई अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है। और देखिए, हम लोग तो प्रतिनिधि हैं, गांव की जनता से चुने हुए, हम जनता के से बीच में विरोध नहीं कर सकते क्योंकि गांव में हमको भी रहना है। हम सारे उच्च अधिकारियों को अवगत करा चुके इस विषय में, अभी तक कोई वोट नहीं पड़ा है। और हमारी भी कार्यशैली देख ली जाए, हर अधिकारियों से पूछ लिया जाए। मैं स्वयं जाके 6-6 दफे साल में पानी निकलवाता हूँ स्कूल का। कोई अधिकारी आए? कोई अधिकारी अभी तक नहीं आए, खाली लेखपाल आए, कानून को आए, बस देख के चले गए। उन्होंने बताया, उनको समझाए लोगों को, लेकिन कोई गांव की जनता मानने को तैयार नहीं है। तो कौशाम्बी में आपने देखा कि किस तरीके से मतदान का बहिष्कार किया गया और यहाँ पर ग्रामीणों का कहना है कि इनसे बात करने मिलने तक भी कोई नहीं आया। देखिए, आज है 5वें चरण का मतदान, जो कि 14 सीटों पर हाई प्रोफाइल, हॉट सीट, हाई वोल्टेज जैसे हम कह सकते हैं कि सीट्स हैं ये, जहाँ पर मतदान हो रहा है। केंद्रीय मंत्री, उत्तर प्रदेश के सांसद और योगी सरकार के मिनिस्टर दिनेश प्रताप, इन तमाम ऐसे नेता जिनकी किस्मत आज ईवीएम में कैद हो रही है। अमेठी, रायबरेली जिस पर नजर है, उसके अलावा उन सीटों पर भी नजर होगी जिन पर ये जो तमाम मिनिस्टर्स हैं चुनाव लड़ रहे हैं। चलिए मिलिए उन मेहमानों से जो उत्तर प्रदेश से हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। आज की चर्चा खास क्योंकि ये देखना दिलचस्प होगा कि आज के इस रण में जनता ने किसकी किस्मत में क्या सोच रखा है। हेमंत मिश्रा जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हेमंत जी बहुत स्वागत। चंद्रमोहन चौबे जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से, चौबे साहब बहुत वेलकम। अजीत यादव जी सपा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सर बहुत स्वागत करती हूँ अजीत जी। नीरज मायरे जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार। नीरज जी, चौथा चरण हो गया और अब ये 5वां चरण आज हम देख रहे हैं, सुबह से मतदान किया जा रहा है। कई जगहों पर बहिष्कार की भी खबर है, मूलभूत सुविधाएं भी लोगों के जहन में हैं और उसी के साथ आज का दिन इसलिए भी बहुत ज्यादा जरूरी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि मंत्री भी, खासतौर पर स्मृति ईरानी, राहुल गांधी, ये तमाम जो दिग्गज हैं, इनके किस्मत आज ईवीएम में कैद होने जा रही है। सियासी समीकरणों को साधा, जातिगत समीकरणों को साधा और उसके बाद मुद्दे भी कई सारे इस बार भी एंटर हुए हैं। क्या विश्लेषण कर रहे हैं आप? 5वें चरण का ये रण जनता के जहन में क्या टटोल पाए? देखिए पारुल जी, एक चीज हम आपको बताएं कि राजनाथ सिंह लखनऊ से लड़ रहे हैं जी। परंपरागत सीट है, देश के रक्षा मंत्री रहे, अभी मौजूदा में भी रक्षा मंत्री हैं। स्मृति ईरानी जी अमेठी से लड़ रही हैं, राहुल गांधी रायबरेली से लड़ रहे हैं। ये 3 सीटें हॉट मानी जा रही हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट सीटें हैं जिनको लेके आज मतदान हो रहा है। एक बड़ी बात जो अभी आपने कही कि कौशाम्बी में एक जगह जहां पर मतदान का बहिष्कार हो रहा है, तो इससे पहले अलीगढ़ में बहिष्कार हुआ, उसके मथुरा में हुआ और चौथे चरण में उन्नाव में वोटिंग को लेकर बहिष्कार हुआ। सबसे बड़ी बात जो है वो यह है कि 10 साल में भारतीय जनता पार्टी मूलभूत समस्याएं, पानी, सड़क, बिजली, इनको ही नहीं दे पाई है। तो निश्चित रूप से जनता में आक्रोश है। इसीलिए वोट परसेंटेज जो इलेक्शन कमीशन चाह रहा है, हम और आप भी चाह रहे हैं, सारे राजनीतिक दल चाह रहे हैं, वो नहीं बढ़ पा रहा है।
तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो मूलभूत समस्याएं हैं उनसे भी बचती नजर आ रही है। अगर राजनीति की बात करें तो कभी पाकिस्तान की एंट्री हो जाती है, कभी हिंदू मुसलमान की एंट्री हो जाती है, कभी मंगलसूत्र की एंट्री हो जाती है, अब स्टेज पे रोने गाने का भी कार्यक्रम शुरू हो गया है। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को देखना चाहिए कि देश का भी विकास भी ढंग से नहीं कर पाए हैं और 2024 में एक नए वादों का रेला जो है देश की जनता के सामने खड़ा कर दिया गया है। तो बहुत अच्छी खबर नहीं है। मतदान अगर एक जगह भी लोग नहीं कर रहे हैं तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है, निश्चित रूप से बहुत गलत है और ऐसा नहीं होना चाहिए था। स्मृति ईरानी, राहुल गांधी और राजनाथ सिंह तीनों ही लोग बड़े इंपॉर्टेंट सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं और तीनों की प्रतिष्ठा दांव पे लगी है। हालांकि राजनाथ सिंह की सीट परंपरागत मानी जा रही है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वहां से लंबे समय से जीतती रही। इससे पहले आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी वहां से चुनाव लड़ते रहे और जीते और देश के प्रधानमंत्री बने। राजनाथ सिंह की सीट को ऐसा माना जा रहा है कि परसेंटेज वोट जो कम अगर होता है तो निश्चित रूप से जीत जाएंगे वो, और वोट परसेंटेज कम होगा तो पिछली बार से मार्जिन कम होगा। लेकिन राहुल गांधी और अमेठी में स्मृति ईरानी जी को यहाँ पे सीटों की थोड़ी सी असमंजस की स्थिति है। स्मृति ईरानी जी का वहां स्थानीय स्तर पे थोड़ा सा विरोध भी है और चूंकि प्रियंका गांधी ने जो रैली की, वहां रोड शो किया, उसका भी काफी असर देखने को मिल रहा है। ये सीटें अभी फंसी हुई हैं पारुल जी। बिल्कुल। और इसी बीच कल भी एक खबर आई थी सर, जहां जो मतदान कर्मी है वो अपनी तैयारी कर रहे थे और फिर पता चला कि चिमनी की रोशनी में उन्हें अपनी तैयारी करनी पड़ी। और आज भी यहाँ जब मतदान बहिष्कार की खबरें आ रही हैं, वो भी कुछ ना कुछ मूलभूत सुविधाओं को लेकर ही अपनी बात रख रहे हैं और पहले से संकेत दे देते हैं। ये कई बार मांग उठाते हैं अपनी जनप्रतिनिधियों के सामने, लेकिन उसके बाद भी जब उन्हें कुछ हासिल नहीं होता तो उनके पास एक ही रास्ता होता है कि राजनेताओं को अपनी ताकत दिखाई जाए। लेकिन ये गलत है। वो किसी और चीज़ को भी लेकर वोट कर सकते हैं, अपने उम्मीदवार की जगह किसी और को चुन सकते हैं। जो सांसद हैं उनकी प्रति उनकी नाराज़गी हो सकती है, लेकिन लोकतंत्र से किसी की नाराज़गी नहीं होनी चाहिए। हमारे साथ बाकी मेहमान भी जुड़े हुए हैं। सियासी समीकरण खूब साधने की कोशिश की गई है और ख़ासतौर पर अगर मैं बीजेपी की बात करूं तो बीजेपी के सामने चुनौती ये भी है कि कई ऐसी सीटें जो पिछली बार कम मार्जिन से निकली थी सर, जिसमें कौशाम्बी, बांदा, फैज़ाबाद, अमेठी, मोहनलालगंज, ये सीटें 1 लाख से कम की लीड थी और सबसे कम लीड थी कौशाम्बी में, जहां से ये खबर आई है चंद्रमोहन चौबे जी। और इसलिए कहा जा रहा है कि रण आसान नहीं है 5वें चरण का। अब जैसे जैसे ये गाड़ी आगे बढ़ रही है, राह आसान नहीं है, अब सफ़र कठिन होता चला जा रहा है क्योंकि अब उन सीटों के बीच आपको जाना है, वहां आप फंस रहे हैं जहां पर कहीं ना कहीं कोई दिक्कत है, या तो फिर कैंडिडेट की वजह से। हम देख रहे हैं खुद स्मृति ईरानी तो अपनी सीट संभाल ही रही हैं, लेकिन राहुल गांधी रायबरेली चले गए, अमेठी में ना रुके और अमेठी भी छोड़ नहीं रहे। वो कह रहे मैं यहीं का हूं, यहीं रहने वाला हूं। चौबे जी। नहीं जी, नहीं। देखिए, देश की जनता जो है समझदार है। देश की जनता सबको जानती है, सबके वादों को जानती है, सबके आचरण को जानती है और किनके क्या वादे रहे हैं, किन्होंने कितना काम किया है, वो देश की जनता भली भांति जान रही है और वो उसी के अनुसार अपना मत देगी। और रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो 14 सीटों में से 13 सीटें हमारे पास थी और जो एक 14वां सीट है, ये भी अगर आप देखेंगी तो जिस प्रकार से वहाँ के लोग इनको कभी अमेठी के बाद वायनाड और वायनाड से फिर भागकर वापस सुरक्षित जगह पर वहाँ अमेठी में जाने की हिम्मत इनकी नहीं हुई, तो सुरक्षित सीट पर गए हैं। तो जनता जो है इस प्रकार के नेताओं को जो डरे हुए हो, जो सहमे हुए हो, जो भाग रहे हो इधर से उधर, ऐसे लोगों पर विश्वास नहीं करती। वो विश्वास करती है स्मृति ईरानी जी के ऊपर, जो 2014 में हार के बावजूद भी वो वहाँ लगातार 5 वर्षों तक उन लोगों के बीच गांव में गई, किसानों के बीच गई, महिलाओं के हितों के लिए बात किया, गरीबों के लिए बात किया। उन्होंने हर घर नल से जल पहुंचाने के लिए लोगों के साथ लगी रही, गरीबों को जो है शौचालय दिलवाया, गरीबों को जो है उज्ज्वला गैस के माध्यम से जो है गैस कनेक्शन घर घर पहुंचाया। वहाँ जो है बाईपास, जो अमेठी बाईपास की सड़क बनवाया, वहाँ पर और कोका कोला कंपनी का वहाँ प्लांट स्थापित करवाया। यानी कि वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए, वहाँ की जनता की मूलभूत समस्याओं को निराकरण के लिए जी
जी जी जाहिर है। हाँ जी 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 लौट रहे हैं आपके पास सर। तो देखिए तमाम जगहों से अपनी अपनी खबरें हैं और मतदान के दिन ये ज़रूरी भी हो जाता है कि हर जगह पोलिंग बूथ पर क्या स्थितियां हैं ये हमारे दर्शकों को दिखाया जाए। तो सुबह से हमारे तमाम सहयोगी ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, जहां कौशाम्बी से लेकर तमाम जगहों के जो पोलिंग बूथ हैं वहां से खबरें भी भेज रहे हैं। देखिए हाई प्रोफाइल हॉट सीट्स हैं। साध्वी रंजन ज्योति मैदान में है, भानु प्रताप वर्मा मैदान में है, दिनेश प्रताप सिंह मैदान में है, राहुल गांधी, स्मृति ईरानी, राजनाथ सिंह, ये कई बड़े नाम हैं जो उत्तर प्रदेश से इस चरण में मैदान पर है। खासतौर पर हेमंत जी अभी कह रहे थे कि सेफ सीट चुनी है राहुल गांधी ने, और ये तो सभी को पता है कि अमेठी में उन्हें फाइट टफ दिख रही थी, कंपटीशन हार्ड दिख रहा था, इसलिए उन्हें अमेठी छोड़कर रायबरेली जाना पड़ा। और रायबरेली में भी आप पूरी कांग्रेस ने जोर लगा दिया है। बड़े नाम तो छोड़िए, पूरी कांग्रेस वहां पर दिखाई देती है। केएल शर्मा जी अकेले नामांकन भरने जाते हैं, कोई बड़ा नाम उनके साथ नहीं होता है। ये अब इसलिए भी चर्चा होना जरूरी हो जाता है क्योंकि जब कंपटीशन की बात आती है तो कैंडिडेट एक दूसरे के सामने अगर हार्ड होते हैं या फिर जाहिर सी बात है उनमें ताकत होती है, तो ये सब चीज़ों की बहुत ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं महसूस होती। लेकिन अब क्या करें, बताइए सर। म्यूट है सर डिवाइस आपका। हाँ जी कहिए सर। आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले तो मैं अपने सुधी मतदाताओं से ये आग्रह करना चाहूंगा कि अधिक से अधिक मतदान में सहयोग करें, मतदान में भाग लें, एक स्वस्थ लोकतंत्र की स्थापना करें। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, देखिए अमेठी रायबरेली भारत की लोकसभा की सीटें हैं और भारत का प्रत्येक नागरिक कहीं से भी कभी भी कहीं चुनाव लड़ सकता है। ये राजनीतिक दलों की अपनी रणनीति रहती है कि कौन व्यक्ति कहां से चुनाव लड़ेगा। उसी रणनीति के तहत आदरणीय मोदी जी बनारस आए और साउथ में कहीं भी किसी सीट पे जाकर चुनाव लड़ने की हिम्मत भी नहीं कर पाए। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि अमेठी और रायबरेली ये कांग्रेस की परंपरागत सीटें रही। मैं मानता हूं कि 2019 नहीं, मैं सही सुन रही हूं, आपने कहा कि साउथ में किसी नेता ने जाकर चुनाव लड़ने की हिम्मत की। भारतीय जनता पार्टी के मोदी जी की बात कर रहा हूं, आदरणीय मोदी जी की बात कर रहा हूं कि वो साउथ में जाकर के किसी सीट पर चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं कर पाए। कांग्रेस पार्टी के पूर्व में इंदिरा जी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, ये लोग उत्तर में भी लड़े हैं और दक्षिण में भी लड़े। मैं बात करना चाहूंगा अमेठी के संदर्भ में जो आपने पूछा सवाल, उस पर मैं कहना चाहूंगा कि 2019 में एक लुभावन नारों के बीच में एक भूल अमेठी की जनता ने की, जिसका परिणाम उन्होंने 5 साल झेला। कांग्रेस के द्वारा स्थापित किए गए संयंत्रों को आपने बंद कर दिया। आपने वहां पर किसी प्रकार का कोई ऐसा कार्य नहीं किया जो वहां की जनता को लाभान्वित कर सकता। आज वहां की जनता वहां जवाब दे रही है और जितने विकास कार्य हुए हैं अमेठी के अंदर और रायबरेली के अंदर वो कांग्रेस के ही पीरियड में हुए हैं। कामोबेश वही स्थिति अमेठी रायबरेली सहित सभी उत्तर प्रदेश की सीटों पर है जो पूरे भारत में आज बेरोजगारी चरम पर है। पूरे भारत में हर तरफ महिलाओं का उत्पीड़न किया जा रहा है। हर तरफ छोड़ दीजिए, आप दिल्ली के अंदर किसान केवल मोदी जी से मिलना चाह रहे हैं, अपनी मांग रखना चाह रहे हैं। आपने कोई उन पे ध्यान नहीं दिया, यहां तक कि उनकी सड़कों पे कीलें लगवा दी, सड़कें खुदवा दी। आखिर हिंदुस्तान के ही लोग हैं, हिंदुस्तान की ही जनता के बीच से आते हैं और वो हमारे अन्नदाता भी हैं। अगली बात मैं कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से महंगाई का बहुत ज्यादा प्रभाव इन 5 चरणों में देखने को मिल रहा है। 4 चरण तो देख चुके हैं, 5वां चरण आज भी सामने है। 5 चरण में मतदान केवल और केवल महंगाई अत्यधिक होने की वजह से भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध जा रहा है। युवाओं का मतदान बेरोजगारी अत्यधिक बढ़ने से भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध जा रहा है। महिलाओं पर अत्याचार बढ़ने से भारतीय जनता पार्टी के विरोध में जा रहा है। ठीक है, हमारे साथ अजीत जी जुड़े हुए हैं। अजीत जी, उन्होंने कहा कि अगर आपको ये साबित करना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर भी कहा और भी कई बातें कही, जिसमें उन्होंने रोजगार की भी बात की, आपको अपने खासतौर पर जहां आपका गढ़ है उस गढ़ से दूसरे गढ़ में जाकर या किसी और नेता के गढ़ में जाकर उसे चुनौती देनी चाहिए, तब वो नेता कहीं ना कहीं पावरफुल और मजबूत कहलाता है। ये सभी पर लागू होना चाहिए सर? पहली बात तो
देश की जनता से अपील करते हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा मतदान करे। चुनाव आयोग जो वोट परसेंटेज बढ़ाने का काम कर रहा है, मैं इसलिए जनता से कहता हूं कि वोट परसेंटेज बढ़ाने का काम करें। आज बीजेपी के लोग किस तरीके से रथ निकाल करके अमृत काल, हमारा देश जो है अमृत काल में पहुंच गया, ये स्थिति आपने ही दिखाया कि कौशाम्बी में जो है लोग वोट का बहिष्कार कर रहे हैं। तो मैं वहां के भी मतदाताओं से अगर मेरी बात पहुंचती है तो उनसे अपील करूंगा कि संविधान बचाने को, लोकतंत्र बचाने को, महंगाई के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ आप ज्यादा से ज्यादा मतदान करें, वोटों का प्रयोग करेंगे, तभी इस देश में हम संविधान को बचा पाएंगे। हाँ, रही बात बीजेपी के प्रवक्ता जी कह रहे थे कि देश की जनता इतनी समझदार है, वो जानती है कि किसको वोट करना, किसको नहीं करना। ये सही बात है। अगर आज हम 75 साल देश के अमृत काल की बात कर रहे हैं और हमारा वोट परसेंटेज कम हो रहा है, तो इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि हमारा देश किस तरफ बढ़ रहा है। चुनाव में बीजेपी के लोग मुद्दों की बात से भटक गए। वो केवल पहले तो इन्होंने कोशिश किया कि राम मंदिर के नाम पर हम वोटों का ध्रुवीकरण कर लें, फिर इन्होंने भारत पाकिस्तान शुरू किया, फिर ये मंगल सूत्र पर आ गए, फिर ये कह रहे थे कि जिसके पास 2 भैंस हैं कोई एक भैंस जो है एक विशेष जाति को दे दिया जाएगा, धर्म के आधार पर आरक्षण दे दिया जाएगा। ये आरक्षण की बात किस मुंह से कर रहे हैं? ये हिंदू ही तो थे जो उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती में 6800 छात्र लगातार इको गार्डन में आंदोलन कर रहे थे। आरक्षण के तहत पिछड़ा वर्ग आयोग, अरे मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए, आरक्षण के तहत पिछड़ा वर्ग आयोग ने कहा कि 19,000 लगभग जो है इस भर्ती में इस तरीके से घोटाला किया गया है और दलित पिछड़े समुदाय का हक मारा गया है। और चलिए अब इस घंटे जो मत प्रतिशत निकलकर सामने आया है वो आपको बता देते हैं। नेक्स्ट स्टूडियो से हमारे सहयोगी अस्मिता हमारे साथ बनी हुई है जो हमें बताएंगे कि क्या कुछ इस घंटे तक मत प्रतिशत आ चुका है। ओवर टू यू अस्मिता। परसेंटेज यहाँ पर हमारे पास आ चुका है और दर्शकों को बता देंगे कि 14 सीटों में से कहाँ कितना वोटिंग परसेंटेज रहा है, ग्राफिक्स के जरिए आप देख सकते हैं। सबसे पहले अगर हम ओवरऑल उत्तर प्रदेश की बात करें तो 12.89% 10 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज रहा है। जनता से यही अपील है कि अपने घरों से निकलिए, वोटिंग करिए, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा इसके पहले जिस तरह से वोटिंग परसेंटेज गिरा है तो उम्मीद यही जताई जा रही कि 5वें चरण में वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा। अब सीट वाइज हम बात कर लेते हैं वोटिंग परसेंटेज की कि किन किन सीटों पर कितना कितना वोटिंग परसेंटेज यहाँ पर रहा है। तो सीटों की बात कर लेते हैं हम, एक एक सीट जाने की कोशिश करेंगे हम पारुल। सबसे पहले अमेठी की बात कर लेते हैं। सबसे हॉट सीट, सबसे इम्पॉर्टेंट सीट स्मृति ईरानी है यहाँ पर मैदान में और काफ़ी ज़्यादा कड़ा मुकाबला इस बार देखा जा रहा है। उम्मीद यही थी कि कांग्रेस से इंडिया अलायंस से यहाँ पर राहुल गांधी होंगे, लेकिन वो रायबरेली से चुनाव लड़े। अगर यहाँ पर फिलहाल मतदान प्रतिशत की बात करें तो 13.45% फिलहाल 10 बजे तक वोटिंग परसेंटेज रहा है अमेठी का। अगली सीट की ओर बढ़ेंगे। अगली सीट की अगर हम बात करें तो वो है उत्तर प्रदेश की ही बांदा सीट। यहाँ की अगर हम वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो 14.57% 10 बजे तक यहाँ पर मतदान हुआ है। अगली सीट की ओर बढ़ेंगे। अगली सीट उत्तर प्रदेश से ही जो कि है बताने की कोशिश करेंगे ग्राफिक्स के जरिए दर्शकों को। और लगातार सुबह 7 बजे से ही हम बता रहे हैं कि मतदान शुरू हो गया है और सीट वाइज हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। बांदा की अगर हम बात करें तो 14.75% मतदान हुआ है। अगली सीट की ओर बढ़ते हैं। बाराबंकी सीट, ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण सीट है। यहाँ पर भी प्रचार प्रसार जोरों शोरों से हुआ, लेकिन वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो फिलहाल यहाँ पर 12.73% ही मतदान प्रतिशत हुआ। जनता से फिर से यही अपील कि अगर आप भी इन 14 सीटों में आते हैं, आप भी यहाँ के रहवासी हैं, तो जाकर सबसे पहले अपने मताधिकार का प्रयोग करें, वोट अवश्य डालें और अपने प्रदेश का मतदान प्रतिशत बढ़ाएं और एक जागरूक नागरिक होने का संदेश दें। अगली सीट की ओर बढ़ेंगे। अगली सीट आपको बता रहे फैजाबाद, उत्तर प्रदेश की ही सीट, काफ़ी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर भी अगर हम वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो 10 बजे तक पारुल देख सकते हैं हम ग्राफिक्स के जरिए 14.00% यानी 14% यहाँ पर मतदान हुआ है। उम्मीद है कि शाम 6 बजे तक ये वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा। अगली सीट की ओर बढ़ते हैं। अगली सीट की बात कर लेते हैं। अगली सीट है हमारी फैजाबाद की, हमने बात की
फतेहपुर सीट जो कि उत्तर प्रदेश की ही सीट है, इन 14 सीटों में से एक, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण। यहाँ पर भी अगर हम वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो 14.28% फिलहाल यहाँ पर मतदान हुआ है और यही उम्मीद जताई जा रही है, यही कहना है वहाँ पर मौजूद लोगों का कि शाम तक वोटिंग परसेंटेज यहाँ पर बढ़ सकता है क्योंकि बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो सीट बाय सीट हम बात कर रहे हैं, एक एक सीट का वोटिंग परसेंटेज जानने की, समझने की कोशिश कर रहे हैं। अगली सीट की ओर बढ़ेंगे। अगली सीट है गोंडा सीट। यहाँ का वोटिंग परसेंटेज की जब हम बात करें तो काफ़ी ज़्यादा निराशाजनक है, लगभग 10:30 बजने को है, 11 बजने को है और ऐसे में यहाँ पर महज 9.55% ही मतदान फिलहाल हुआ है। ऐसे में जनता से यही अपील कि इस परसेंटेज को बढ़ाइए और ज़्यादा से ज़्यादा वोट दीजिए। अगली सीट की ओर बढ़ेंगे। अगली सीट हमीरपुर सीट, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण सीट है। यहाँ की अगर वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो 13.61%, 10 बजे तक यहाँ पर मतदान हुआ है। सीट बाय सीट हम बात कर रहे हैं। हमीरपुर की अगर बात करें तो 13.61% फिलहाल यानी 10 बजे तक हमीरपुर में मतदान रहा। अगली सीट की ओर बढ़ेंगे। अगली सीट की हम बात कर लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर कितना वोटिंग परसेंटेज रहा। अगली सीट है जालौन, उत्तर प्रदेश की ही सीट। यहाँ पर भी वोटिंग परसेंटेज अगर हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं कम ही नज़र आ रहा है अगर हम दूसरी सीटों से कंपेयर करें। 12.80% यहाँ पर 10 बजे तक मतदान हुआ है और लगातार जो है हम देख रहे हैं कि लगभग देखिए 10 बजने को है और ऐसे में ज़्यादा से ज़्यादा जनता गर्मी के मौसम में सुबह ही मतदान करने पहुंचती है। तो ऐसे में हमारी फिर से अपील है कि मौसम जब तक ठीक है, धूप ज़्यादा तेज़ नहीं हुई है, तब तक आप चुनाव में अपना मताधिकार का प्रयोग कर दीजिए क्योंकि ये आपके जागरूक नागरिक होने का सबसे बड़ा परिचय है और लोकतंत्र के इस महापर्व में अपने वोटों की आहुति ज़रूर डालें। चलिए अगली सीट की बात कर लेते हैं। हमीरपुर की हमने बात करी, 13.61% यहाँ पर मतदान हुआ जो कि अगेन कम है, लेकिन उम्मीद यही है कि मतदान प्रतिशत बढ़ेगा।